हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं FST 8 का सॉल्यूशन। सबसे पहला सवाल, अ कंपाउंड हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H3O2, इट्स वेपर डेंसिटी इज 59, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। वेपर डेंसिटी दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, काफी आसान सवाल। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना चाहिए। और जब आप इस कंपाउंड का, जिसका नाम है C2H3O2, इसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 59 आता है। लेकिन सवाल में वेपर डेंसिटी दे रखी है और आप सब जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, राइट। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहां से जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 59 इंटू 2। ठीक है भाई। अब आपके सामने मॉलिक्यूलर मास आ चुका है तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए n की वैल्यू। और वो कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखेंगे n की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होल ट्वाइस होगा, यानी C2H3O2 होल ट्वाइस। आंसर होगा C4H6O4। क्लियर? तो काफी आसान सवाल, मुझे उम्मीद है सबसे बन गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ द काइंड, एक रिएक्शन आपके सामने गिवन है, डेल्टा H माइनस एक्स है। अगर डेल्टा H माइनस एक्स है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर ये रिएक्शन एक्सो है तो फॉरवर्ड वाला एक्सो होगा और बैकवर्ड वाला एंडो होगा। सवाल कहता है कि आपको AB3 और बनाना है, मतलब इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लेके जाना है, तो क्या करें? तो अगर हमें AB3 और बनाना है तो सबसे पहला ऑप्शन कैटलिस्ट है। प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड को बढ़ाना, एट द सेम टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बढ़ाना और इक्वल एक्सटेंट से बढ़ाना। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम के अमाउंट को नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम के अमाउंट को बदलेगा तो फिर Kc ही बदल जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बदल जाएगा। कैटलिस्ट केवल रफ्तार को बढ़ाता है, जो हो रहा था उसे जल्दी कराता है, इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन है या जो अमाउंट है उसको नहीं चेंज करेगा। तो सवाल कहता है कि मोर AB3, मुझे और AB3 बनाना है, जल्दी AB3 बनाना है, तो आंसर हो जाता शायद कैटलिस्ट। लेकिन और AB3 बनाना है तो आंसर नहीं होगा। कुछ B2 को हटा दो, तो जैसे आप B2 को हटाओगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो ज्यादा नहीं कम बनेगा, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमेशा एंडो साइड जाता है, यानी बैकवर्ड जाएगा, उससे भी AB3 नहीं बनेगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ ये हो सकता है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं यानी कि वॉल्यूम घटाते हैं, तो रूल मैंने आपको पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम हमेशा कम मोल की तरफ चला जाता है, इक्विलिब्रियम हमेशा कम मोल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो कम मोल की तरफ जाएगा। तो आप देखिए रिएक्टेंट तरफ स्टोइशियोमेट्री 1.5 है, इधर 1 है, यानी इधर कम गैसियस मोल बन रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आप सबके सामने। सवाल कहता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो हमें ओरिएंटेशन बताता है? तो सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है। जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां जीरो प्रोबेबिलिटी होती है? तो आंसर है नोड पे। शेप ऑफ सबसेल, किसी भी सबसेल का शेप हमें कौन बताता है? तो सबसेल का शेप हमें L बताता है। L0 होना यानी कि स्फेरिकल, S है, L1 होना यानी P यानी डंबल है, एंड सो ऑन, राइट। तो एनर्जी हमें कौन बताता है? ये भी आप देख सकते हैं, एनर्जी हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है। A का Q सही बात है, B का S सही बात है, C का P सही बात है, और D का R सही बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पे आधारित सवाल है कि आपको क्वांटम नंबर क्या बताते हैं ये पता होना चाहिए। अगला सवाल आप सबके सामने, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप सबके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और वो कहता है इस सेल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे इस सेल का EMF E1 है। और अब हमने कंसंट्रेशन, पहले 1 मोलर था, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन थी, अब हमने कंसंट्रेशन बदल के 0.02 कर दिया, तो उसका जो EMF है वो E2 हो गया। तो बताओ E2 E1 में क्या रिलेशन है? क्लियर? तो कहानी बड़ी सिंपल है प्यारे बच्चों। आप जब इस रिएक्शन का क्यू लिखेंगे तो सभी बच्चे इसका नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, तो आपको क्यू लिखना है। और क्यू के लिए आपको पता है कि रिएक्शन लिखना है एनोडिक हाफ कैथोडिक हाफ। हाँ मैं जानता हूं आप रिएक्शन सीधे लिख सकते हैं, मगर थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। तो जब आप एनोडिक हाफ लिखेंगे तो क्या बनेगा? Ni से बना Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और कैथोडिक हाफ में क्या बनेगा? Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना Cu। और जब आप इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे और फिर वहां से Q लिखेंगे तो Q आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट प्यारे बच्चों, दोनों का कंसंट्रेशन 0.01 कर दिया, यानी Q की वैल्यू तो 1 ही है ना भाई।
यानी कंसंट्रेशन आपने एनोडिक हाफ का भी बदला, कैथोडिक हाफ का भी बदला, तो रिएक्शन क्वोशेंट में कोई चेंज नहीं आया। और जब रिएक्शन क्वोशेंट में कोई चेंज नहीं आया तो नस्ट इक्वेशन कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। और आप सब समझदार है प्यारे बच्चों, अगर क्यू में कोई चेंज नहीं आया तो ई सेल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, या कह दो क्यू बराबर 1 है तो ये पूरा 0 होगा, यानी कि जो E2 होगा वो E1 के बराबर होगा। तो आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3, कंसंट्रेशन बदला, दोनों इक्वल एक्सटेंट से बदला, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड इन द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में जो भी वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो पहले ये जानो कि वीक एसिड कौन है। अब वीक एसिड कैसे पता करें प्यारे बच्चों, तो वीक एसिड कैसे पता करें, आप सबको पता है, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, HBr प्लस H2O is in equilibrium with H3O positive plus Br minus, राइट। अब ये आपके सामने रिएक्शन लिखी है, इसमें H प्लस किसने दिया, सर HBr ने, तो जिसने H प्लस दिया वो एसिड होगा, जिसने H प्लस लिया वो बेस होगा। लेकिन यहां पानी है और आपको रूल पता है कि जब भी वाटर होगा तो वाटर में आपको 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद कराए जाते हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। तो HBr अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पानी इसके इक्वल में टक्कर देगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एसिड का कॉन्जुगेट, अब यहां पे कॉन्जुगेट बनेगा, तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और किसी भी स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी वीक होगा, और ये भी वीक होगा तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। अब सवाल हमसे कहता है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड, तो जरा देखिए इसमें वीक एसिड कौन है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो वीक एसिड है वो ये है, और इस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो ये है, यानी आंसर हो जाएगा वाटर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलेगा बच्चों, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पीएच बराबर 10। जब इसी का पीएच 10 हो जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन एक हाफ सेल रिएक्शन है, रिएक्शन एक रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप इसका क्यू लिखेंगे, और जब आप क्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 6, सॉलिड को नहीं लिखेंगे, लिक्विड को नहीं लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन 1 है, ना लिखे तो भी कोई समस्या नहीं, यानी घूम फिर के मुझे OH माइनस पता करना है। सवाल में भाई लोगों ने हमें पीएच दिया है, तो प्यारे बच्चों अगर पीएच 10 है तो आप सब समझते हैं कि जो पीओएच होगा वो 4 होगा, और अगर पीओएच 4 होगा यानी जो OH माइनस का कंसंट्रेशन वो 10 की पावर -4 होगा। तो जो Q की वैल्यू है 10 की पावर -4 की पावर 6 यानी 10 की पावर -24 होगा। अब चलते हैं नस्ट के पास, अपने को तो एक ही काम आता है, रिएक्शन Q नस्ट में पुट, और नस्ट इक्वेशन में चलते हैं, हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, तो ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू, यानी यहां आ जाएगा 10 की पावर -24, सारी वैल्यू को पुट करते हैं। ई नॉट रिडक्शन कितना है, -0.57, 0.06 कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 4, तो एन की वैल्यू है 4, लॉग 10 की पावर -24 यानी -24 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आपके सामने आता है वो आता है -0.21 वोल्ट। सवाल में कुछ नहीं था, रिएक्शन लिखना था, क्यू लिखना था, और क्यू में इन्वॉल्व हर टर्म्स का, हर पैरामीटर का वैल्यू पता करके सॉल्व करना था। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो हम सबके सामने है केमिकल काइनेटिक्स का सवाल कहता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 मिनट। आपको हाफ लाइफ दे रखा है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज 2 ग्राम्स आफ्टर 1 आवर्स, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी 80 दिया है और A0 पूछा है। तो प्यारे बच्चों 80 दिया है और A0 पूछा है, तो आप सबको जो फॉर्मूला याद आना चाहिए, दैट इज 80 इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद है। हाँ, इतना तो आप सबको पता है कि जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं ये सब फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होते हैं, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो प्यारे बच्चों 80 इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n। अब हमें यहां पे n निकालना, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सवाल ये है कि साहब हाफ लाइफ निकालें कैसे, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का तरीका होता है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, है ना, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, और टोटल टाइम है 60 मिनट, टी हाफ है 20, इसे किया सॉल्व तो आ गया 3। अब यहां पे सारी वैल्यू को पुट करें तो 80 है 2, A0 हमें पता करना है, अपॉन 2 की पावर 3, यहां से A0 आ जाएगा 8 दूना 16 ग्राम।
8 दूना 16 ग्राम। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, फॉर केमिकल रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस द एक्टिवेशन एनर्जी इज 1200 आर। सवाल में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देख रखी है 1200 आर। ठीक है साहब, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, वो आपसे रेट कांस्टेंट का रेशियो पूछता है, यानी वो आपसे K2/K1 पूछता है, लेकिन आपको K2/K1 का फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन आपको log K2/K1 का फॉर्मूला याद है। तो आपके मन में जो सबसे पहला फॉर्मूला याद आना चाहिए वो है log K2/K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2 1/T2। ठीक, अब एक चीज जो समझ में आनी चाहिए फॉर्मूला लिखने के बाद कि साहब अगर हम इस न्यूमेरिकल को 2.303 में करें तो ये जो कि 1200 आर है, आर से आर तो कैंसिल होगा, मगर 2.3 हमें कैलकुलेशन में उलझा देगा। तो अपन ने क्या किया, यहां से लॉग हटा के ln वाला फॉर्मूला याद किया, और आप सबको ln का फॉर्मूला याद है। ln का फॉर्मूला है ln K2/K1, 2.3 हट जाएगा, है ना। कैसे लिखोगे, ये बाई आर इंटू 1/T1 यानी 1/300 माइनस 1/T2 यानी 600। इसे सिंप्लीफाई करना है, ये की वैल्यू दे रखी है 1200, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो K2/K1 ये आ चुका है 1200 आर, नीचे लिख दूंगा आर, इसे करोगे सिंप्लीफाई तो आ जाएगा 600, 2 माइनस 1 1, आर से आर कैंसिल, यहां आ गया 2। अब आपके सामने आंसर आ चुका है K2/K1 इक्वल टू e⁻²। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। बहुत सिंपल सी कहानी आप सबके सामने। अगला सवाल, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या इक्विवेलेंट मास है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो खुद कौन रिड्यूस हो रहा है ये समझिए। सल्फर पे कितना चार्ज है, +4, यहां पे कितना चार्ज है, -2, यहां पे 0 है। तो सल्फर +4 से 0 जा रहा, मतलब जो SO2 है यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट पूछा, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना, 32 और 32 64। एन फैक्टर कितना, 4 से 0 पे गया, कितने सल्फर, एक सल्फर पे 4 का चेंज, एन फैक्टर होगा 4, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आ चुका है, 16। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। When 100 grams of a non-volatile solute is dissolved in 100 gram of benzene, it results in rise in boiling point by 1 degree Celsius molecular mass of solute is. So simple, EBP का सवाल है, और EBP का सवाल है तो हम सबको फॉर्मूला याद आया, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल्टा TB आपको दे रखा है 1, KB की वैल्यू दे रखी है 2.53। वैल्यूज को संभल के रखना है, कुछ बच्चों ने 0.52 लिख दिया होगा, फंस गए होंगे। यहां लिखूंगा 2.53, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। सभी बच्चों को मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है। आज सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन, और बेंजीन का कितना ग्राम है, 100, उसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा। अरे भागे भागे आंसर आप सबके सामने आ गया 2530 का। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल आसान सा सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनना चाहिए था। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है और आपके सामने एक बर्तन है, और बर्तन में इस प्रकार से यहां पे कैथोड है और यहां पे मोल्टेन Al2O3 है। तो मोल्टेन Al2O3 है तो जो आयंस होंगे वो अंदर, आयंस कौन से होंगे, अंदर जो आयन होंगे वो होंगे Al3+, यानी कैथोड पे कौन जाके डिपॉजिट हो रहा है, Al3+ Al में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर Al3+ Al में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Al में कन्वर्ट हो रहा है। क्या यह बात आपको समझ में आती है? Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al में कन्वर्ट हुआ, और आपसे पूछा है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अपने को याद आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। तो कैथोड का ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड का ग्राम इक्विवेलेंट, और सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट जो कि Q/F होता है। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, Q/F इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
चार्ज उन्होंने हमसे पूछा है फेराडे को फेराडे रहने दे, वेट दे रखा है 40 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एटॉमिक वेट एल का 27 होगा, एन फैक्टर 3 होगा। तो आप सबके सामने चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, Q इक्वल टू 40/9 फेराडे। 40/9 फेराडे विल बी द करेक्ट आंसर। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज दिस, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, यानी आपको फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। और किसी भी सब्सटेंस का जब हम फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते हैं तो उसी सब्सटेंस का एक मोल बनाते हैं, उस सब्सटेंस के कांस्टेंट एलिमेंट के रेफरेंस स्टेट से बनाते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना H2O, यानी अगर आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है बिल्कुल डिक्टो सेम है। बस ऐसा लग रहा कि इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, या कह दो कि इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया या हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। तो इस रिएक्शन को जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका जो डेल्टा H होगा वो -572 इंटू हाफ, यानी आंसर आ जाएगा -286। क्लियर। तो आपको इतना सोचना था कि जो फॉर्मेशन की रिएक्शन पूछी है वो गिवन रिएक्शन से कैसे रिलेटेड है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक कोलाइड। कौन लायोफोबिक कोलाइड है? प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया जाता है 2 प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक लायोफिलिक है और दूसरा लायोफोबिक है। जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन हो उसे लायोफिलिक कहते हैं, और जब इंटरेक्शन नहीं हो उसे लायोफोबिक कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्व होते हैं वो सारे के सारे लायोफिलिक कैटेगरी में आते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और जो मेटल के सॉल्व होते हैं वो सारे लायोफोबिक आते हैं। तो जिलेटिन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है लायोफिलिक होगा, स्टार्च भी लायोफिलिक होगा, गम भी लायोफिलिक होगा, सल्फर ही लायोफोबिक होगा। उन्होंने पूछा हमसे लायोफोबिक, तो आंसर 2 होगा। अगला सवाल, फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी। वो कहता है कि जब भी कभी फेज ट्रांजिशन होता है, यानी अगर H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बन रहा है, ये अपने आप में एक फेज ट्रांजिशन हो रहा, इसमें इंटरनल एनर्जी का तो चेंज होता है मगर एंट्रोपी का चेंज नहीं होता। सरासर गलत है, एंट्रोपी भी बदलती है। आज इस केस में एंट्रोपी घट रही, कभी एंट्रोपी बढ़ भी सकती है। अगर आप लिक्विड से गैस बनाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो वो कहता है कि केवल इंटरनल एनर्जी का चेंज है, एंट्रोपी का चेंज नहीं है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, हां सही बात। उसने ऑलवेज नहीं बोला, उसने ओनली नहीं बोला, उसने कहा फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, सही बात। अरे फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो मुझे लगता है स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, यानी आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द वैल्यू ऑफ हिंदीज कांस्टेंट इज। हिंदीज कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पढ़ाया जाता है, नोट्स में लिखाया जाता है और बार बार कहा जाता है कि जो KH होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिनमें से पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अगर कोई गैस मोर सॉल्युबल है, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उसके लिए जो KH की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। और अगर कोई गैस लेस सॉल्युबल है, तो उसके लिए KH की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो सवाल कहता है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, ना। ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, हां। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा। और यह सवाल मैंने पहले पेपर में दिया भी है। एनसीईआरटी में जो टेबल है उसके हिसाब से वो कौन सी गैस है जिसका KH सबसे ज्यादा है, और वो कौन सी गैस है, वो कौन सी केमिकल कंपाउंड है जिसका KH सबसे कम है। तो आप जरूर से बताइएगा। ये था डिस्कशन FST 8 का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।